नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 1 फरवरी को देश का बजट संसद में पेश किया जाएगा और उसके पहले आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आर्थिक सर्वे पेश करेंगी। कोरोना महामारी से जूझ रहे देश की जनता को इस बार बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। कोरोना काल में उद्योग, व्यापार, रोजगार, इसको लेकर हर किसी का जीवन प्रभावित हुआ है। कारोबार पटरी पर लौटे, तेज रफ्तार से दौड़े, इसके लिए सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों की आमदनी घटी है। महंगाई की वजह से रसोई का बजट बिगड़ गया है। मंडी शुल्क, जीएसटी के कारण व्यापारी परेशान है। ऐसे में आम आदमी से लेकर कारोबारी तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। आम लोगों की ये मांग है कि सरकार महंगाई और अलग अलग तरह में जो टैक्स है उसमें थोड़ी कमी दे और राहत दे, ताकि आम लोगों को, खासकर मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको कुछ हद तक जो उनकी परेशानियां हैं वो कम हो। उसके पहले आज महामहिम राष्ट्रपति संबोधित करेंगे दोनों सदनों को। और खबर यह भी है कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी बजट सत्र से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज ये उम्मीदों का बजट है और बजट में जब ये पिटारा खुलेगा तो उसमें जनता के लिए क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और लेकिन आज जो है, बस अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद, उनका अभिभाषण होगा और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वे पेश करेंगी। इसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार, उनकी एक पीसी होगी, वो शाम को करीब 3:45 बजे पीसी होगी। और ऐसे में लोगों की बड़ी उम्मीद है। जनता चूंकि कोरोना से परेशान है, कोरोना से बहुत लोग नौकरियां चली गई, व्यापार खत्म हो गया, तो ऐसे में लोगों को वित्त मंत्री से क्या उम्मीद है, एक बार उसको सुन लेते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो उम्मीदें हम मिडिल क्लास जो लगा के बैठे हैं कि सरकार, हो सकता है कोरोना में जो हमारा सबका लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार के अंदर सब कुछ, किसी ने कुछ खोया है, किसी ने कुछ नौकरियां गई है, तो उम्मीद है कि मिडिल क्लास को ध्यान रखते हुए बजट का शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि आगे की सारी प्रॉब्लम्स कुछ तो सॉल्व हो। तो मेरी गुजारिश है इनसे कि ये बेरोजगार के सिलसिले में काम करें, स्किल डेवलपमेंट के सिलसिले में काम करें। और दूसरा, एजुकेशन, दिल्ली को छोड़ के बाकी हर जगह एजुकेशन बहुत महंगा हो गया। गरीब बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो गरीब बच्चों के लिए जैसे व्यवस्था होती थी, फ्री एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन, इस पे गवर्नमेंट जरूर ख्याल करे। जितने भी मिडिल क्लास हैं, उनकी स्पेशली जो सैलरीड क्लास है, या फिर जो लोग जिनको जो बाकी के रिबेट्स होते हैं जो बिजनेस क्लास को होते हैं, और बाकी जो कंसेशंस, रिबेट्स और जितने भी डिडक्शंस होते हैं, वो सारे सैलरी क्लास के लिए और इंक्रीज हों, वही मेरा एक्चुअली एक्सपेक्टेशन है बजट से। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये जो बजट होगा ये एक मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए। और इसमें हमें ये देखना चाहिए कि हमारी मिडिल क्लास जो है, हम जो टैक्स और जो रिटर्न्स फाइल करते हैं, वो कुछ हमारे को राहत मिली जाए इसमें। और हम ये चाहते हैं कि इसमें हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट होना चाहिए साथ ही साथ, और जो ऑल ओवर जितने भी हमारी पॉपुलेशन है, जो इंडिया के जितने भी लोग काम करने वाले हैं, या बिजनेसमैन हैं या कोई भी हैं, उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, हमारी भी उन्नति हो और देश की भी उन्नति हो। अभी जो है मेरे को कुछ खास उम्मीद नहीं है। एज यूजुअल मुझे लगता है कि नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा प्राइस हाइक हो जाएगा और जो बेसिक चीजें हैं वो ज्यादा प्राइसी हो जाएंगी, और जो मतलब ज्यादा लोग यूज नहीं करते वो नॉर्मल प्राइस में आएगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। लेकिन रियलिटी में क्या होने वाला है वो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मेरे को उम्मीद कुछ खास नहीं है। तो ये उम्मीदों का बजट है और सरकार और वित्त मंत्री के सामने भी बड़ी चुनौती है कि जो कोरोना के दौर में देश आर्थिक संकट से गुजरा, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, सभी देशवासियों को भी कुछ कुछ राहत दी जाए। किस तरीके से हो सकता है, जिसे पिछली बार कोरोना के दौर में बजट पेश किया गया था तो राहत पैकेज का ऐलान किया गया था। राहत पैकेज की भी आज उम्मीद लोग लगा के बैठे हैं। और मिडिल क्लास के लोगों को आपने सुना, उनको बड़ी उम्मीद है। खासकर जो सैलरीड क्लास के लोग हैं, उनको लगता है कि उनका जो टैक्स स्लैब है उसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा चूंकि तमाम जो एमएसएमई छोटे कारोबारी थे, रेहड़ी पटरी वाले, ये इन लोगों का जो कारोबार वो चौपट हो गया था, तो इन लोगों को भी बड़ी उम्मीद है। तो आज के इस बहस में हम ये चर्चा करेंगे कि वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलेगा, इस कोरोना के दौर में कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए, कैसे थोड़ा थोड़ा सबको राहत दी जाए, तो क्या आज खास हो सकता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करवा दे। हमारे साथ अशोक ठाकुर जी हैं, नेता बीजेपी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
चंद्रमोहन शर्मा जी, नेता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी हैं, समीक्षक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आकाश जिंदल जी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। आकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपके ही पास आएंगे, क्योंकि अभी हमने लोगों बाइट को सुनाया। लोगों को बड़ी उम्मीद है, खासकर जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको राहत मिली, लेकिन बड़ी चुनौती होगी वित्त मंत्री के सामने सर, कि कैसे वो जो है जो अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाए, लोग जो है परेशान हैं उनको थोड़ा सा राहत दें। तो आज जो कल जब बजट पेश होगा तो उनके पिटारे से क्या कुछ निकलता आप देख पा रहे हैं? देखिए, बड़ी आम आदमी की भाषा का प्रयोग करूंगा। हाँ, मेरे हिसाब से आज बहुत ज्यादा लड्डू पेड़े जो है, हाँ, वित्त मंत्री साहिबा की पिटारे में या झोली में नहीं है। क्योंकि देखिए, देश अगर कोरोना से गुजरा है तो सरकार ने भी कोरोना का टफ टेस्ट पास किया है। सरकार ने एक बहुत बड़ा एलोकेशन किया है वैक्सीनेशन के ऊपर, गरीब भाई बहनों को अनाज दिया गया है। तो ठीक है, बजट का मौका है। इस बार हलवा सेरेमनी तो नहीं हुई, हाँ, लेकिन हलवे की उम्मीद सबको होती है, हाँ, लड्डू पेड़े की उम्मीद सबको होती है। तो मेरे हिसाब से देखिए, अब टॉकिंग प्योरली एज एन इकोनॉमिस्ट, फिस्कल प्रूडेंस wouldn't be there in the budget that much. Fiscal deficit has to be high, so there wouldn't be too much goodies in the finance ministers to be distributed. लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद है, लोगों को आशा है। अब सबसे पहले मेरे हिसाब से जो उम्मीद आशा है वो है इन्फ्लेशन कंट्रोल की, महंगाई को कम किया जाएगा, ये उम्मीद है। दूसरा जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अभी इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन में मैंने बहुत से शोज किए हैं तो उसके अंदर यूपी के अंदर यही मुद्दे उठाए जा रहे हैं जी, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा जो आम आदमी को इंटरेस्ट रखती है वो है इनकम टैक्स की एग्जम्पशन स्लैब, एग्जम्पशन लिमिट, जिसे आम भाषा में हम स्लैब कह देते हैं। हाँ, वहां मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की एक्सपेक्टेशन है कि 1.5 लाख तक की एडिशनल छूट मिलने की संभावना है। सैलरीड क्लास पीछे काफी परेशान रही है, कोरोना के कारण रिसेशन हुई, कई लोगों ने जॉब्स लूज की, इंक्रीमेंट्स नहीं हुए, तो वहां स्टैंडर्ड डिडक्शन 25 से 30 हजार बढ़ने की संभावना है। उसके अलावा वर्क फ्रॉम होम का कल्चर देश के अंदर आ रहा है। मोदी साहब डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम के अंदर लोगों को घर के अंदर इंटरनेट का खर्चा, बिजली का खर्चा, फर्नीचर का खर्चा करना पड़ता है, तो उसमें 40 से 50 हजार की एडिशनल एग्जम्पशन मिल सकती है। हाउसिंग फॉर एवरीवन, इस सरकार का एक बड़ा खूबसूरत नारा है कि सबको घर देना है, तो इसलिए हाउसिंग फाइनेंस के रीपेमेंट में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट दोनों में 1-1 लाख की एग्जम्पशन और मिलने की संभावना है जी। उसके अलावा हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की करीब 40% के करीब बढ़ने की संभावना है। स्टार्टअप्स के लिए जो है टैक्स कंसेशन आ सकते हैं, हो सकता है क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगे, जो कि लगना भी चाहिए, उसके लगने की संभावना है। और दूसरा ये है कि सरकार जब इतना कुछ बांटेगी तो सरकार के पास इतना धन कहां से आएगा, तो उसके अंदर सुपर रिच टैक्स लगने की एक संभावना लगती है। हाँ, इसकी मांग हो भी रही है जी। 5-6 दिन से मैं तमाम नेशनल चैनल पे शो कर रहा हूं अमीर और गरीब के गैप के, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड फॉर्म हो रहा है कि सुपर रिच टैक्स लगे, ताकि जो है जो पैसे वाले हैं उनसे लेके जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दिया जाए। वो हो सकता है एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट आएंगे। सर देखिए, बजट सत्र से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं पहले। जो नए मुद्दे आएंगे या पहले से है, जैसा कि इन्फ्लेशन का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है और फार्मर्स इशू का वैसा ही है, और जो आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें, और गवर्नमेंट में इतने वैकेंसीज है फिलअप नहीं किए, और महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं और दलितों पे भी अत्याचार हो रहे हैं, इन चीजों को हम समय समय के अनुसार उठाते रहेंगे। सर, पेगासस को लेकर कांग्रेस पार्टी खासकर कह रही है कि संसद को मिसलीड मोदी सरकार ने की है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की है। नहीं, हमने ये पहले से कहते हैं, और सदन इसीलिए तो मानसून सेशन लास्ट टाइम हमारा नहीं चल सका, उस वक्त कहीं लोग। तो चलिए, सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी तैयारी है, और जैसा कि आकाश जी बता रहे थे कि भाई महंगाई, बेरोजगारी और किसान ये बड़ा मुद्दा है, और उसी मुद्दों को लेकर विपक्ष ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। ठीक है, अशोक ठाकुर जी आपके पास आएंगे।
वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा उस पर सभी की निगाहें हैं और हर कोई राहत की उम्मीद कर रहा है। लेकिन बड़ी चुनौती जिस तरफ आकाश भी इशारा कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आना, सबको थोड़ी सी राहत देना। और उन्होंने तो साफ कर दिया कि भाई मुझे तो उम्मीद नहीं लगती कि इस बार जो हम लोग बोलते हैं आम भाषा में कि भाई लड्डू पेड़ा नहीं मिलने वाला, क्योंकि हलवा सेरेमनी भी नहीं हुई है। तो ऐसे में बजट से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा उसमें क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्या कुछ उसका उम्मीद क्या उससे आप लगा रहे हैं? देखिए अंजनी जी, सबसे पहले तो मैं इस बात पे संतोष जाहिर करूंगा कि कम से कम जो ओमिक्रॉन को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा हमारे देश के ऊपर आने वाला था, कहीं ना कहीं उसका उतना असर नहीं है और धीरे धीरे देश उससे बाहर निकल रहा है। और मैं समझता हूं कि कोरोना के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा संकट आया है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि उससे बाहर निकलते हुए, और क्योंकि ये संकट का समय है, तो निश्चित तौर पर जो हमारे देशवासी है वो अपनी सरकार से जरूर उम्मीद करते होंगे कि संकट के समय उनको भी कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए। और चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे किसान हो, सभी को कहीं ना कहीं उम्मीद है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार कोरोना संकट के दौरान भी बहुत सारे राहत पैकेज सरकार ने दिए हैं, अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए काम किया है, तो अब इस बजट में भी कहीं ना कहीं सभी वर्गों को समाहित करते हुए और उनके हित के लिए, और देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक चले और देश के नागरिकों को भी कहीं ना कहीं राहत मिले, इस कोरोना संकट के समय में उनको मदद हो सके, इन सबको समावेश करते हुए मुझे लगता है ये बजट आएगा, ऐसी मेरी पूरी। ठीक है, ठीक है। चंद्रमोहन जी, हम देख रहे हैं आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन पिछली बार का जो अनुभव था वो थोड़ा बड़ा कड़वा था। राष्ट्रपति के जब संयुक्त संबोधन कर रहे थे दोनों सदनों को, उस वक्त भी हमने देखा थोड़ा हंगामा हुआ था। तो आज ये माना जाए कि जब अभिभाषण होगा, सर्वे पेश किया जाएगा या फिर कल बजट पेश किया जाएगा, तो विपक्ष की क्या तैयारी उसको लेकर और क्या उम्मीद, आपको उम्मीद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अंजलि जी, सरकार को बड़ी साफगोई के साथ इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए और चर्चा देश के हर उन मुद्दों पे होनी चाहिए जो मुद्दे आज बिल्कुल जीवंत होकर सामने आ रहे हैं। जैसे हमारे भाजपा के मित्र ने कोरोना का बात कही कि कोरोना की चीज को सब जानते हैं, ये बिल्कुल ठीक है कि कोरोना जैसी आपदा देश में आई, लेकिन उसकी दुहाई लेके सरकार बच नहीं सकती, क्योंकि ये वही सरकार है जो कोरोना को दुहाई लेके उसका परिस्थिति के ऊपर एडवर्टाइज भी और उसकी परिस्थिति का फायदा उठाने पे भी आगे रही है। तो खैर वो विषय नहीं है। आज विषय सबसे ज्यादा गंभीर महंगाई का, बेरोजगारी का और अर्थव्यवस्था का जो ढांचा गिर गया है, जो पिछले कई बजटों से जब देते आ रहे हैं उससे मेंटेन नहीं कर पाए। जैसे हमारे आर्थिक विशेषज्ञ ने भी एक बात को बोला, देखिए 2 किलो चावल दे देना है, 2 किलो चीनी दे देने से अर्थव्यवस्था मेंटेन नहीं होती है। आपने जिन जिन परिस्थितियों को, जो पुरानी सरकारों की जो थी उपलब्धियां, मनरेगा या और भी जो थी, जिसके अंदर मनमोहन सिंह ये कहते थे कि गरीब वर्ग के पास खुला पैसा जाए, वो बाजार में आएंगे और बाजार से वो पैसा सरप्लस होकर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर तक पहुंचेगा, उसका मजाक उड़ाते थे सदन में। लेकिन वास्तव में उन लोग आपको उसी पे इंप्लीमेंट करना पड़ा। अब क्या है कि आज सबसे पहले जब सदन हो तो सरकार को और सरकार के बड़े नेतृत्व को खुले दिल से उसके ऊपर चर्चा करवानी चाहिए और जो भी विषय उठे हैं विपक्ष के उसको सुनना चाहिए, क्योंकि ये विपक्ष का बजट नहीं है, ये हिंदुस्तान का बजट है। हाँ। और इस बजट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए ताकि ये राजनीति सरकार ना करे कि विपक्ष सदन। अच्छा, एक चीज ये भी समझना चाहेंगे सर आपको, ये जो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है सत्र के पहले, तो उसमें क्या बात आप लोग करते हैं? हम देखते हैं भाई सर्वदलीय बैठक होती है, सारी बातें होती है, भाई ठीक है सदन ठीक ठाक चलेगा, लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं जैसे बाकी लोग सदन में पहुंचते हैं हंगामा शुरू हो जाता है। तो उस बैठक में, सर्वदलीय बैठक में क्या बातें नहीं हो पाती हैं? क्या बात क्या होती है वहां पे? देखिए, मंदिर का पुजारी जो मंदिर में होता है उसके घंटे बजाने में भगवान के लिए वो कम होता है, और जो मंदिर में जाता है ना वो नीचे भी मत्था टेकता है और घंटी बजा के परमात्मा से हाथ जोड़ के बड़ी देर प्रार्थना करता है। विपक्ष का मंदिर क्या है? सदन। हम तो सदन में चाहते हैं कि हमारी बात जाए और हमारी बात जनता तक जाए, लेकिन सरकार बहुत चालाकी के साथ सदन के अंदर विपक्ष अपनी बात ना कह सके उसके ऊपर पूरा फोकस करती है। ठीक है। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि सरकार को ये गंभीर मुद्दों के ऊपर अपने राजनीतिक विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञों को, विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ और देखिए आज
आज पूरे देश की जनता आपको सुन भी रही है, वो भी ये चाह रही होगी कि भाई अगर हम बजट पे चर्चा कर रहे हैं तो उन हालात पे आप लोग चर्चा करें, क्योंकि पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है हमारे देशवासियों का वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा हमारे माननीयों से, चाहे आप सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। जिस तरीके से आप लोग अंदर में हंगामा करते हैं, मुझे स्कूल के बच्चों की याद आ जाती है। तो उम्मीद ये भी होगी कि दोनों लोग जो है मुद्दे पे बहस करेंगे। राहुल लाल जी आपके पास आएंगे। देखिए, हंगामा विपक्ष नहीं करता है। नहीं, हमने दोनों की बात कही जी। सरकार, हाँ, दोनों की बात, सरकार भी करवाना चाहती है हंगामा। अभी हम अब आपसे बात कर रहे हैं तो आप और हम 4-5 पैनलिस्ट बैठे, कोई हंगामा तो कर रहे हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। यही सदन में होना चाहिए, यही निष्पक्षता है सदन। तो सर देखिए, यही तो बात है। आज मेरा मुद्दा बजट पे है, अगर मैं बजट पे बात करूं और आप जो है सहारनपुर चले जाएंगे तो हंगामा तो होगा ही। होता तो यही है, जिस मुद्दे पे बात करना होता है उस पे होती नहीं है बात, दूसरे मुद्दे आ जाते, इसके बाद हंगामा होता है, जो हमने देखा। ठीक है, राहुल लाल जी आपके पास आएंगे। उम्मीदों का बजट है और इस बजट से कितनी उम्मीद है, और आप क्या चाहते हैं कि जब उनका पिटारा खुले तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है और जिसमें राहत की उम्मीद लोग कर रहे हैं? देखिए, इस समय काफी एक अर्थव्यवस्था के दृष्टि से देखें और सामान्य लोगों के दृष्टि से देखें, दोनों के लिए बड़ी चुनौतियों का समय है। काफी ज्यादा चैलेंजेज है इस समय। दो चुनौतियां बहुत बड़ी है जिसको एक तरह से एड्रेस करना पड़ेगा। पहला तो एक तरह से देखिए, जो एक तरह से बेरोजगारी का दर है, अगर हम लोग CMIE के आंकड़ों को देख रहे हैं तो लगातार वो अभी एक तरह से दिसंबर वाले आंकड़े 7.91% है और कई महीनों से वो 7% से ऊपर के दर पे बना हुआ है। और दूसरी स्थिति यानी कि एक तरह से बेरोजगारी दर जो है कि वो बहुत ज्यादा है, और दूसरी स्थिति की महंगाई। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग खुदरा महंगाई दर की बात करें तो वो भी इसमें 5.59% पे है। थोक महंगाई दर 13.59%, लगभग 14% पे आसपास है। तो ये बहुत ज्यादा है। थोक महंगाई दर जो है वो एक तरह से डबल डिजिट में कई महीने से बना हुआ है। ये चीजें बता रही हैं कि एक तरह से कहीं कहीं हमारे अर्थव्यवस्था में चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। हमारे आपके पॉकेट में जब पैसे हमारे आपके पॉकेट में जब पैसे काफी कम है, वैसे स्थिति में बेरोजगारी का दंश है। तो देखिए, सरकार के लिए काफी आवश्यक है। मैं कहूंगा इस सरकार ने कई मास्टर स्ट्रोक निर्णय लिए हैं, उदाहरण के लिए 370 के मामले को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, लेकिन उस प्रकार का कोई मास्टर स्ट्रोक निर्णय हमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सरकार अब तक लेती हुई नहीं दिखी है। वैसे ही आपको बड़े निर्णय लेने की जरूरत है। मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार के पास भी कई सारी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि जो ब्याज के ऊपर जो सरकार का खर्च होता था लंबे समय तक, वो 34% के आसपास का वो खर्च होता था। अभी वो जो है कि लगभग एक तरह से 41% के आसपास वो खर्च पहुंचा हुआ है। ये चुनौतियां हैं उनके पास। कर्ज GDP अनुपात हमारा 90% पे पहुंचा हुआ है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच में आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अंजनी जी, हमारे यहाँ पे अर्थव्यवस्था की जो चुनौती खड़ी हुई है वो आज अकेले की खड़ी नहीं हुई है। वो हम लोग अगर देखें तो नोटबंदी और GST के बाद से, आप नोटबंदी के पहले के अर्थव्यवस्था के 2016-17 के प्रथम तिमाही में हमारा ग्रोथ रेट 9.2% था। इसी सरकार में था जो काफी अच्छी अर्थव्यवस्था हमारी चल रही थी। और वो कोरोना काल से पहले ही वो गिरते हुए वहां से 3.2% तक पहुंच गया था। लगातार हर तिमाही वो गिरता जा रहा था। तो सरकार ने उस समय हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अब हस्तक्षेप करने का समय है। क्योंकि देखिए, जब तक आप अर्थव्यवस्था में मांग जनरेट नहीं करेंगे, लोगों के परचेजिंग पावर कैपेसिटी को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक रोजगार का सृजन कैसे होगा? और महंगाई जैसे मामलों का आप नहीं निपटेंगे। ये बिल्कुल मूलभूत मामला है, जिससे ये बड़ी चुनौती है। ये बड़ी चुनौती, आपने बहुत सही तरफ ध्यान आकर्षित किया है। आकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। और देखिए, जिस तरफ आप भी बात कर रहे थे कि महंगाई और बेरोजगारी ये बड़ी चुनौती है और इससे निपटना होगा। पिछली बार हमने देखा था कि बड़ा पैकेज उन्हें घोषित किया था, तो इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसे इससे निपटेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से पहले तो एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, WPI और CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन में जो डिफरेंस चल रहा है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूं दर्शकों को। हाँ जी, क्लियर। वो बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से है। पेट्रोल और डीजल की वेटेज WPI में ज्यादा है, CPI में कम है। तो बेसिकली CPI हमारे लिए ज्यादा रिलायबल है, बट WPI ज्यादा है उससे, इसमें कोई शक नहीं है। अब आ जाती है कि सरकार इस बार क्या करेगी और क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से सरकार को थोड़ा सा हमें भी सॉफ्टली एनालाइज करना पड़ेगा, बिकॉज सरकार की कमाई भी कम हुई है। आम आदमी की कमाई कम हुई है तो सरकार का इंटेक भी कम हुआ है। तो मेरे हिसाब से सरकार इस बार फिस्कल प्रूडेंस के अंदर ना पड़े, फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ भी जाए तब भी आम आदमी को सरकार को रिलीफ देना चाहिए। मेरी तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे जैसे इकोनॉमिस्ट की ड्यूटी है कि ग्राउंड रियलिटीज को समझ के ही सरकार से बात करें। ग्राउंड रियलिटीज है सरकार का, वैक्सीनेशन पे काफी खर्चा हुआ है,
गरीब भाई बहनों को अनाज बांटने में खर्चा हुआ है। तो अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता भी है, और मैंने तमाम ये 26 तारीख से मैं शो पे कह रहा हूं, तब भी आम आदमी को रिलीफ देने की तरफ बढ़ना चाहिए। ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आम आदमी का देखें, एक तरफ तो उसकी कमाई कम हुई है, बार बार लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की जॉब चली गई हैं, कुछ लोगों के बिजनेसेस डाउन चले गए हैं। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन ने उसे परेशान किया। इन्फ्लेशन ने कैसे परेशान किया है मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं जी। गोभी की सब्जी आप घर पे बना रहे हैं, तो वो गोभी जो बाजार में पहुंच रही है सब्जी मंडी में, डीजल के ऊपर ट्रेवल कर रही है, डीजल महंगा है, तो सब्जी मंडी में गोभी महंगी पहुंच रही है जी। घर पे आप चूल्हे पे एलपीजी पे पका रहे हो, एलपीजी महंगी है, उसके लिए सरसों का तेल इस्तेमाल होना है, सरसों का तेल महंगा है, तो वो गोभी जब तक जो है आपके बीवी बच्चों के पेट में पहुंचती है वो बहुत महंगी हो जाती है। और डीजल प्राइसेस पीछे बहुत हाई रही हैं। अब डीजल प्राइसेस हाई रही हैं, तो सब्जियां है, दूध है, उसके बिना तो कोई घर चलेगा नहीं। तो वो जितने भी कंज्यूमेबल्स हैं वो महंगे होते आए हैं। बट कहीं ना कहीं सरकार की भी कुछ ना कुछ मजबूरियां रही हैं। तो मेरे हिसाब से अगर सरकार फॉरेन बोरोइंग को रिजॉर्ट करती है, अगर सरकार मेजर डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जाती है, अगर सरकार सुपर रिच टैक्स लगाती है, तो हमें सरकार का साथ देना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा सर आपने उठाया है, ये बड़ा मुद्दा उठाया और बहुत लोग इसकी डिमांड भी कर रहे हैं भाई सुपर रिच टैक्स लगाया जाए। और हमने अशोक जी अभी मैं रिसर्च कर रहा था, उसमें हमने देखा कि लगभग 80% लोगों की आमदनी घटी है, लेकिन जो अरबपति हैं वो बढ़े हैं। इस कोरोना के दौर में भी अरबपति बढ़े हैं, तो इन अरबपतियों पर टैक्स क्यों न बढ़ाया जाए, ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसकी तरफ आकाश इशारा कर रहे हैं। और जैसा वो भी कह रहे हैं भाई राजकोषीय घाटा अगर आपका थोड़ा बढ़ भी जाए, तो बाकी लोगों को, देशवासियों को थोड़ा सा राहत देना पड़ेगा आपको। भाई नौकरी चली गई, रोजगार चले गए, ठेले रेहड़ी पटरी वाले वो लोग बर्बाद हो गए। ऐसे में कई लोग रोजगार चले गए, रोजगार मिलेगी भी है तो उनमें सैलरी हाफ पे वो लोग ज्वाइन करना पड़ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। नहीं अंजनी जी, निश्चित तौर पर इस समय देशवासियों को, विशेषकर मिडिल क्लास को काफी राहत की दरकार है, और मुझे लगता है कि सरकार इस पर जरूर काम करेगी। और जिनकी कमाई बढ़ी है उनके ऊपर टैक्स लगाना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बारे में सोच रही होगी। पर जहां तक मैं समझता हूं कि इस समय अर्थव्यवस्था पर ज्यादा केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ग्रोथ नहीं होगी तब तक हम जो समस्याएं हैं उनका हल निकाल नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आर्थिक विकास पर भी सरकार को पूरा केंद्रित होना। अच्छा, एक चीज जिसके तरफ आकाश जी बोल रहे थे कि भाई सुपर रिच टैक्स क्यों नहीं आप लोग लगाते हैं? अगर अरबपति बढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर टैक्स को ज्यादा लगाया जाए। आम लोग हैं, आम लोग जो टैक्स स्लैब में चाहते हैं थोड़ा सा भाई बदलाव आए। 8 साल हो गए, 2.5 लाख तक अभी हम उसी पटके हुए हैं। पिछली बार कुछ व्यवस्था आपने की तो उसको मैं समझूंगा आकाश जी से, वो चीजें बहुत समझ में आई नहीं। जी अशोक जी, देखिए अभी पहली बार ये बात सामने आई है, इस पीछे जो भी सर्वे आए हैं उसके माध्यम से ये समझ में आया है कि बड़े जो उद्योगपति है उनकी कमाई बढ़ी है कोरोना काल में और आम जनता की कमाई घटी है। तो निश्चित तौर पर इसका संज्ञान सरकार लेगी। और जो भी करेक्टिव एक्शन होंगे इसमें मुझे लगता है कि लेने चाहिए। चंद्रमोहन जी, देखिए अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना बड़ी चुनौती तो है। आकाश जी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी हमने सुना अपने रिसर्च में, वो चाहते हैं कि जो सुपर रिच लोग हैं उन पे टैक्स बढ़ाया जाए और जो आम करदाता है, जो सैलरीड क्लास के लोग हैं, उनको थोड़ी राहत दी जाए। हर बार पिछले 8 साल से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भाई हो सकता है टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव आए, लेकिन हर बार जो है वो निराशा हाथ लगती है, कुछ बहुत हाथ लगता नहीं। तो क्या लग रहा है कि एक ये बेहतर विकल्प हो सकता है कि सुपर रिच को जो है टैक्स लगाया जाए, बाकी जो मिडिल क्लास के, जो सैलरीड क्लास के लोग हैं उनको थोड़ा सा टैक्स स्लैब में राहत दी जाए? बेहतर विकल्प तो तब होगा ना जब सरकार हम दो हमारे दो की नीति से बाहर निकलेगी। देखिए ठाकुर जी जब आप पूछ रहे थे तो उस विषय पे ठाकुर जी बोल नहीं पाए, क्योंकि हर CIMI की जो रिपोर्ट के मुताबिक साफ दिख रहा है कि 87-85% लोगों की आमदनी घटती चली जा रही है और एक वर्ग ऐसा है जिसकी आमदनी लगातार 90-80% तक आमदनी बढ़ती जा रही है। यानी इस सरकार के आने के बाद पिछले 7.5-8 वर्षों के अंदर एक समानांतर की जो स्थिति थी, जो हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके लेती थी। हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? छोटे समाज के बुनकर और स्मॉल आदमी और मिडिल क्लास आदमी का पैसा इकट्ठा होता था, वो उसके पास इन्होंने पहले नोटबंदी की मार से मारा, वो इकट्ठा होकर जाता था। आज वो ना तो बैंक के अंदर जा पा रहा है, क्योंकि बैंक में जाता है तो उस पे बैंक के सर्वाइविंग केस के ऊपर का
कट लगता है उससे बचता है, वो घर में रखता है तो उसकी वो मनी एक नंबर की नहीं कहलाती। तो कहीं ना कहीं इस समांतर को सरकार ने अपनी नीतियों के कारण जो मिडिल क्लास वर्ग है, जो सरकार का नारा रहा है कि पेंचर और पकौड़े की दुकान लगा रहे, भाई पेंचर और पकौड़े की दुकान लगाने के लिए भी पैसा चाहिए। वो पैसा आपने दिया किसको है? आपने 2 किलो या 5 किलो चावल दे के उसके ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट की फोटो लगा के नीति बनाई है, लेकिन वो पैसा मनरेगा के रूप में जिस तरह एक ब्रेक के लिए रुकेंगे सर, एक ब्रेक के लिए रुकेगा। नहीं, मनरेगा ने इस महामारी के दौर में मनरेगा पे खर्च बढ़ाया सरकार ने, नो डाउट, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और मनरेगा ने इस जब आर्थिक संकट से देश गुजर रहा था कोरोना दौर में, उसने बड़ी भूमिका निभाई है। एक ब्रेक ले रुकेंगे, क्योंकि आपको इस बात की भी चिंता है कि भाई प्रधानमंत्री की फोटो क्यों है इस पे, तो ये भी एक चिंता आप लोगों की है भी। अच्छा, ब्रेक के बाद आएंगे राहुल भाई, आपसे भी ये समझेंगे कि आकाश जी ने बड़ी अच्छे भाषा में समझाया कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। अगर गोभी की सब्जी आप बनाते हैं तो किस तरीके से महंगाई आपकी थाली तक आती है, लेकिन जो लोग चिकन मटन खाने वाले उनका क्या होगा? उनकी तो महंगाई कमर तोड़ देगी। बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, कल वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और जिसमें यह देखा जाएगा कि भाई क्या इकोनॉमिक का ढांचा है, क्या उसकी सेहत पर कितना असर पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि भाई आम लोग जिनकी कमर टूट गई है, व्यापारी वर्ग की बात कर लें, उद्योगपतियों की बात कर लें, सराफा व्यापारियों की बात करें, उनका अलग ही टेंशन है। उनको कहता उनका कहना है कि भाई जीएसटी जो है कमर तोड़ रही है, आप टैक्स भी ले रहे हो, जीएसटी भी ले रहे हो, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो एक एक करके एक पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो और प्रहलाद जोशी को सुन लेते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। डिमांड की है प्रिविलेज मोशन की, क्या कहना है सर आपका? ये जो प्रिविलेज मोशन में कोई दम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैटर कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का देखभाल कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी को भी अभी कमेंट करना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं भी कमेंट नहीं करता। जो प्रिविलेज मोशन दिया है वो सर, प्रिविलेज मोशन वो तो प्रोसेस में जाएगा, तो देने तो हम देखेंगे। अभी तो मुझे तो नोटिस नहीं मिला है। चलिए, वो नोटिस की बात कर रहे हैं कि भाई पेगासस मामले पे विपक्ष चर्चा करना चाहता है, वो कोर्ट का मामला, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आते हैं हम बजट पे। राहुल जी, आपके पास आएंगे, हम लोग एक एक करके अब बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी जो बात थी वो पिछले 8 साल से हर बार जब बजट आता है हम लोग यही डिबेट करते हैं, जो सैलरीड क्लास के लोग हैं, अगर उनको टैक्स में थोड़ी राहत दी जाए, जैसा कि आप भी बोल रहे थे कि अगर हमारे पॉकेट में पैसा होगा तो हम खर्च करेंगे। वो पैसा कैसे होगा कि अगर हमारे टैक्स में थोड़ी सी हमको राहत दी जाए। और आकाश जो एक सुझाव दिया कि भाई जो सुपर रिच कैटेगरी के लोग हैं, क्योंकि आपने भी हर डिबेट में आप बोलते हैं मुझसे कि भाई जो अरबपति है वो बढ़ रहे हैं, तो अगर उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए और हमारा आपका टैक्स में थोड़ा सा अगर राहत दी जाए तो हमारे पॉकेट में पैसा आएगा तो हम खर्च करेंगे। अंजनी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सरकार से शुरू से गड़बड़ी ये हो रही कि वो सप्लाई पक्ष पे जोर दे रही थी, जबकि आपको जरूरत है डिमांड बढ़ाने के लिए। और जो आपने अभी कहा कि जैसे मान लीजिए कि भाई इनकम टैक्स के स्लैब में आप छूट देते हैं, छूट जैसे दिया जाएगा तो जो मध्यम वर्ग है स्पष्ट है कि जो उसके पास पैसे बचेंगे तो वो खर्च करेगा। तो मार्केट में एक और जो है कि कहीं गतिविधियों में वृद्धि होगी। देखिए, आप इस प्रकार का कदम नहीं उठाते हैं। देखिए अंजनी जी, एक आंकड़ा लेके मैं आया हूं। अच्छा, कि पिछले 1 दशक में जो सरकार को इनकम टैक्स से जो आय प्राप्त हो रहा है उसमें 230% की वृद्धि हुई है, जबकि कारपोरेट टैक्स में केवल 70% की वृद्धि हुई है। तो आखिर कारपोरेट टैक्स को हम क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, 2 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को। सुपर रिच टैक्स जो बिल्कुल आप उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, वो काफी ज्यादा लाभ में भी है, तो वहां पे हमें टैक्स लगाने की जरूरत है। नंबर 1, आपको कारपोरेट टैक्स को भी ध्यान से देखने की जरूरत है। आपको याद होगा अंजनी जी की सरकार ने एक तरह से जो आरबीआई से कर प्राप्त हुआ था 1,45,000 करोड़ रुपया, वो उन्होंने सीधे सीधे जो है कि कारपोरेट टैक्स में छूट देकर उद्योगपतियों को दे दिया था और ये कहा था कि उसके बाद उसके बड़े लाभ होंगे, अर्थव्यवस्था को बड़ी गति मिलेगी। उस समय भी मैंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको लोगों को व्यक्तिगत तौर पे आपको छूट देना पड़ेगा। अगर वही 1,45,000 करोड़ का एक तरह से लोगों का इनकम टैक्स में अगर छूट दे दिया गया होता तो मध्यम वर्ग खर्च करता और मार्केट में कुछ गति भी पकड़ती। तो इसलिए सरकार को इन सब मामलों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, देखिए जो अभी कहे जा रहे थे कि भाई थोक महंगाई दर इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे ईंधन के मूल्यों में वृद्धि है। अब आप बताइए कि जब ईंधन के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय तौर पर घट रहे थे, फिर भी सरकार ने कृत्रिम तौर पर यहाँ पे टैक्सेस बढ़ा के उस दर को घटने नहीं दिया। अभी जब 5 राज्यों के चुनाव है तो इस समय जो है कि उनके मूल्य घटाएगा और अभी वृद्धि नहीं हो रही है।
लेकिन आप यकीन मानिए कि 10 मार्च के बाद आपको फिर से वृद्धि दिखेगी। मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा कि देखिए, वो आपका राजस्व बढ़ाने का एक शॉर्टकट आइडिया हो सकता है, लेकिन उससे अंततः आपकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। पहले तो 400 से ज्यादा उद्योगों के लिए जो हमारा ईंधन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो कच्चे माल के रूप में काम करता है, और आप जैसे उसको बढ़ाते हैं पूरे देश भर में इन्फ्लेशन की गति बढ़ जाती है। आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका टूरिज्म, आपकी महंगाई, जो उन्होंने उदाहरण दिया, जो अभी आप कह रहे थे कि अगर गोभी खाना मुश्किल चीज हो रहा है तो कोई मटन खाने का तब सब नहीं देखेगा इस समय। तो ऐसे स्थिति में बहुत आवश्यक है कि आपको शुरुआती तौर पे भले आपको लगेगा कि नुकसान हो रहा है, इस समय सरकार को राजकोषीय घाटा की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप इस समय आप डीजल पेट्रोल के मूल्यों में कमी करें जिससे कि अर्थव्यवस्था को गति हो। आप निचले सेक्टर में लगातार जो है कि लोगों को जो है कि आप कहीं कहीं कुछ ऐसे छूट दें जो लोगों के पॉकेट में पैसे बने, तभी अर्थव्यवस्था में डिमांड होगा। मैं मार्केट जाऊंगा, मार्केट में फिर सामान लोग ज्यादा खरीदेंगे, फिर उद्योगों को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वैसा स्थिति में वो और भर्तियां करेंगे, फिर एक तरह से रोजगार का सृजन होगा। ये आपने एक उपाय बताया, ठीक है। और बाकी क्षेत्रों की भी हम बात करेंगे, हम किस तरीके से बात, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें और बाकी लोगों की बात करेंगे। लेकिन आकाश सर, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, इनकम टैक्स स्लैब को लेकर अक्सर हम लोग चर्चा इसके पहले भी हमने पिछले साल भी किया भी था आप लोगों से, तो अब समझना ये चाहूंगा, पिछली बार जो एक नया फॉर्मूला आया था वो समझ में नहीं आया था, आप उस पर हंस भी रहे थे, वो आज भी मुझे भी नहीं समझ में आया वो बात। तो वो क्या फॉर्मूला था, क्या उसमें कुछ बदलाव इस बार उम्मीद है? आपका दर्द मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं, और ये आपके साथ नहीं मेरे दोस्त, बहुत लोगों के साथ हुआ था। अब लोगों को समझा दूं, वो 2 रेजीम थे जी। या तो आप टैक्सेशन का रेजीम 1 सेलेक्ट कीजिए या रेजीम 2। रेजीम 2 में एग्जम्पशंस नहीं थी, बट ऊपर जाके हायर स्लैब पे टैक्स रेट कम थे, तो आपके लिए एक चॉइस थी कि क्या आपको रेजीम 1 में जाना है या रेजीम 2 में जाना है। बट देखिए, एक तरफ जो है हमारी सरकार बात करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, सिंप्लीफिकेशन की। अभी आप एक क्वालिफाइड और नॉलेजेबल एंकर हैं जी। आप कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आया, तो बात क्या हो रही है कि चीज वो लाई जाए जो लोगों को इजीली समझ आ जाए। चीज तो वो लानी चाहिए जो गांव का मेरा भाई 5वीं पास करके दुकान चला रहा है गांव को, उसको भी एक्सप्लेन किया जाए जी। अब अगर एक नॉलेजेबल एंकर को दिक्कत आएगी, और ये दिक्कत बहुत लोगों को आई है, चीजें कॉम्प्लिकेट हुई है इससे। जहां इस सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं हम मोदी साहब की गाइडेंस के अंडर, फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है हमारी बड़ी इकोनॉमीज में से, वहां मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 2 रेजीम्स की कंफ्यूजन दूर करके इसको जो है सिंपल, सीधा, सरल रखा जाए। एक तरफ तो हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहां पे हुई? टैक्सेशन का सिस्टम वो होना चाहिए जो आम आदमी को झट से समझ आ जाए। अब इसमें यह है कि पहले तो फर्स्ट रेजीम से आप दूसरे रेजीम में शिफ्ट करोगे तो उसकी कुछ प्रोविजंस हैं, फिर कितनी देर तक आपको दूसरे रेजीम में रहना पड़ेगा वो है। अब हुआ क्या है, कुछ लोगों ने वो दूसरे रेजीम में चले गए, एटीसी की इन्वेस्टमेंट होती रही। अब आप ही से मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, अब आप दूसरे रेजीम में चले गए, आप एक अच्छे आदमी हैं और आपको अपनी लाइफ इंश्योरेंस की जो है इंस्टॉलमेंट देते रहोगे, लेकिन अब आपको उसका टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिल रहा। आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी 10 साल के लिए, अब सेकंड रेजीम में आप चले गए तो उसका टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा। अब या तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 साल की होती, पीपीएफ होता है 15 साल के लिए, बीच में आपने रेजीम चेंज कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो है मेरी सरकार से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सिंप्लीफाई करें टैक्सेस। सीधा सीधा ये बताएं कि इतना एग्जम्पशन हम आपको दे रहे हैं, तो इतना मतलब सीधे सीधे माना जाए ना सर कि जो 80C सेक्शन है उससे बाहर निकला जाए फिर। अब जी वही तो बात है कि अब 80C की आपने बात की, तो 80C में जो व्यक्ति अब 80C में रहे या ना रहे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब आपने एक इंश्योरेंस प्लान ले लिया, 10 साल तक तो आप उसमें चलोगे, हाउसिंग फाइनेंस है 10 साल तक 16 साल तक किस्त पे करोगे, तो इसमें सिंपल रखा जाए सीधा कि इतना जो है आपको हम एग्जम्पशन दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 1.5 लाख की एडिशनल एग्जम्पशन दी जाए, ऐसी मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा। उसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई जाए, सिंप्लीफाई कीजिए उसको। इसके अलावा हमारी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए एग्जम्पशन जो है अलग से रखी जाए। ठीक है, अच्छा सर, अब टैक्स एक बड़ा मुद्दा था और बाकी मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं। रियल एस्टेट और जो ज्वेलरी कारोबारी है और जो एमएसएमई सेक्टर है, इन लोगों ने बड़ी उम्मीद लगा रखी है। ज्वेलरी कुछ लोगों से, व्यापारियों से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि भाई आप जो है
सेल टैक्स भी लगाते हो, इसके बाद जो है सोना चांदी पे कस्टम ड्यूटी है वो भी 4% है, जीएसटी भी है, तो थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रही। तो भाई इन लोगों की जो मांग है इनको कैसे राहत दीजिए, क्योंकि भाई कोरोना के चलते उनकी भी दुकानें बंद थी, सब कुछ, वो भी बहुत परेशान है, तो उनको कैसे राहत मिलेगी, उनकी डिमांड वो कितनी जायज है?